हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 6 में है दहन और ज्वाला। ठीक है, तो दहन और ज्वाला करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। ठीक है, इसके पहले 5 चैप्टर हो गया है जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो जाएंगे प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा क्लास 8 एनसीईआरटी के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे दहन किसको कहते हैं। तो दहन दहन किसको कहते हैं, इसको समझिए। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है। क्या देता है? उष्मा देता है। उसे क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। फिर से पढ़िएगा। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या देता है? उष्मा देता है। उसको क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। ठीक है, जिस पदार्थ का दहन होता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं? दाह्य पदार्थ कहते हैं। जिस पदार्थ से दहन होता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं? दाह्य पदार्थ कहते हैं, या उसे ईंधन भी कहते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, कागज, मिट्टी का तेल आदि ये सब क्या क्या है? ईंधन है या दाह्य पदार्थ है। क्या? लकड़ी, कागज, मिट्टी का तेल ये सब ईंधन या दाह्य पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट में करते हैं। नेक्स्ट क्या है? जिस पदार्थ का दहन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अदाह्य पदार्थ कहते हैं। जिस पदार्थ का दहन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अदाह्य पदार्थ। उदाहरण के लिए लोहे का कील, इसका दहन नहीं होगा। पत्थर का टुकड़ा, इसका भी दहन नहीं होगा। कांच, ये सभी क्या होंगे? दहन नहीं होगा। तो ये सभी क्या है? अदाह्य पदार्थ है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है ज्वाला। ज्वाला किसको कहते हैं समझिएगा। जब किसी पदार्थ का दहन होता है, जब कोई पदार्थ आप जला रहे हैं, कोई वस्तु को जला रहे हैं, तो उस समय उसमें कुछ लपटें बाहर निकल आती है, उसे क्या कहते हैं? जल। कोई भी पदार्थ को यदि आप जला रहे हैं तो उससे जो आग का लपट उत्पन्न हो रहा है, जो निकल रहा है बाहर आग के रूप में, लपट के रूप में, उसी को क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। ठीक है, ज्वाला क्लियर हो गया आपका। अब देखिएगा क्या कहते हैं। नेक्स्ट है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप किसको कहते हैं? वह न्यूनतम ताप। क्या? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। ज्वलन ताप किसको कहते हैं? तो वह न्यूनतम पदार्थ जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस ताप को क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, अब निकलिए। नेक्स्ट है ज्वलनशील पदार्थ। तो ज्वलनशील पदार्थ किसको कहते हैं? जो जल वैसा पदार्थ जिसमें आग आसानी से लग जाता हो उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, या जलने में आसान हो उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो चलिए समझिएगा। ज्वलनशील पदार्थ जिन पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है और ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये सभी क्या हैं? ज्वलनशील पदार्थ हैं। ठीक है, तो ज्वलनशील पदार्थ समझ गए। जिस पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेता है, इसे ताप को क्या कहते हैं? ज्वलनशील ताप कहते हैं। जिसमें कि उदाहरण में है पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी। नेक्स्ट, ज्वलन ताप किसको कहते हैं समझिएगा। ज्वलन ताप किसको कहते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस ताप को क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। ये क्लियर हो गया। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसको क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। फिर कहता है हम आग पर नियंत्रण कैसे कर पाएंगे? आग पर नियंत्रण कैसे कर पाएंगे? सोचिए आप। आग लगने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। कहीं पे आग लगाना है तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। जब कहीं पर आग लग जाती है तो उस पदार्थ से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देते हैं और आग पर नियंत्रण पा लेते हैं। देखिए बेसिक तौर पे यदि आग लगता है तो उसको 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला वायु, दूसरा पदार्थ, तीसरा आग। आग रहेगा तब तो जलेगा। तो तीनों चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। यदि किसी एक चीज़ को आप नहीं आने दिए तो वहाँ पे आग नहीं लगेगा। मान लेते हैं ऑक्सीजन को रोक दिए या वायु को रोक दिए तो वहाँ पे क्या होगा? आग बुझ जाएगा। ठीक है, आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएँ हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आग को उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएँ। सबसे पहले तो 3 आवश्यकताएँ होती है आग को पकड़ाने के लिए। सबसे पहले आपका ईंधन होना चाहिए। आग लगाने के लिए ईंधन होना चाहिए। दूसरा आपका ऑक्सीजन होना चाहिए, वायु में ऑक्सीजन होना चाहिए। और तीसरा ऊष्मा रहना चाहिए, हीट रहना चाहिए। ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु इसमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग को नियंत्रित कैसे करेंगे? कोई भी एक पदार्थ, इस तीनों में से किसी एक चीज़ को यदि हटा देते हैं या ख़त्म कर देते हैं तो उसके बाद क्या होगा? आग नियंत्रित हो जाएगा। ठीक है, समझ गए हैं? क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके है दहन के प्रकार। दहन के प्रकार देखिएगा।
दहन दो प्रकार का होता है, एक तीव्र दहन होता है, एक स्वतः दहन होता है। दहन कितने प्रकार का बताए? दो प्रकार का, एक तीव्र दहन, एक स्वतः दहन। तीव्र दहन किसको कहते हैं समझिएगा। इस प्रकार का दहन जिसमें गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है, इस प्रकार के दहन को तीव्र दहन कहते हैं। क्या होता है? गैस तेजी से जलने लगता है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, इस प्रकार के दहन को क्या कहते हैं? तीव्र दहन कहते हैं। स्वतः दहन किसको कहेंगे? इस प्रकार के दहन में जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपेटों के साथ जल उठता है, उसे क्या कहते हैं? स्वतः दहन कहते हैं। इसमें अचानक पदार्थ एक लपट के साथ जलने लगेगा, इसको क्या कहेंगे? स्वतः जलना, अपने से जलना। ठीक है। नेक्स्ट है ईंधन क्या है? ईंधन क्या है समझिएगा। घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल आदि वे पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। घरेलू, जो घर में ईंधन के रूप में जलाते हैं, और घरेलू और उद्योग से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत। ऊष्मा ऊर्जा जहाँ से आपको मिलता है, जैसे कि लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, वे सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा ईंधन किसको कहते हैं वो समझिएगा। अच्छा ईंधन किसको कहते हैं? अच्छा ईंधन किसको कहते हैं ये समझिएगा। जो सहज उपलब्ध हो जाता है, जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, यह सस्ता भी होता है। अच्छा ईंधन क्या होता है? आसानी से उपलब्ध हो जाता है, साथ साथ सस्ता भी होता है। वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलता है। क्या होता है? सामान्य दर से वायु में सुगमतापूर्वक जब जलने लगे तो वो क्या होता है? अच्छा ईंधन होता है। यह अधिक मात्रा में हीट उत्पन्न करता है। वही, जो ईंधन अधिक मात्रा में हीट उत्पन्न करे वही अच्छा ईंधन होगा। तो ये 4 पॉइंट है। एक और पॉइंट है, यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है। जैसे जल गया तो कोई भी राख के रूप में अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ेगा। तो ये 5 विशेषताएं हैं अच्छा ईंधन का। इस पांचों को आप क्या कीजिएगा? ध्यान रखिएगा इस पांचों का। नेक्स्ट चलते हैं। ईंधन दक्षता किसको कहते हैं? ईंधन दक्षता किसको कहते हैं समझिएगा। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसकी ऊष्मीय मान कहलाती है। यदि कोई ईंधन 1 किलोग्राम की मात्रा में हम जलाते हैं तो उससे जो प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा है उसकी मात्रा को क्या कहते हैं? ऊष्मीय मान कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल या प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ईंधन का जो ऊष्मीय मान है उसको किसके द्वारा? किलो जूल या प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिएगा। कलर चेंज कर लेते हैं। देखिएगा, ईंधन दहन प्रक्रिया द्वारा जारी ऊर्जा का वह अनुपात जो उपयोगी कार्य में परिवर्तित किया जाता है उसे ईंधन दक्षता कहते हैं। ईंधन दक्षता किसको कहे? देखिएगा, समझिएगा एक बार, ईंधन दक्षता किसको कहते हैं। ईंधन दहन प्रक्रिया द्वारा जारी ऊष्मा का वह अनुपात जो उपयोगी कार्य में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ईंधन दक्षता कहते हैं। वाहनों के लिए इसे मील प्रति गैलन या किलोमीटर प्रति लीटर में मापा जाता है। वाहनों में देखते हैं माइलेज भी मापते हैं, तो कैसे? किलोमीटर प्रति लीटर। 70 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज है, 94 किलोमीटर प्रति लीटर प्लेटिना का माइलेज है, तो ऐसे बताते हैं। वो क्या होता है? ईंधन की दक्षता बताता है। ठीक है। अब चलिएगा, नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट आपके है ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं? पहला देखिए, लकड़ी, कोयले और पेट्रोलियम जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम ये सभी जब जलता है इसके बिना जले ही क्या करता है? कार्बन छोड़ता है। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वसन रोग उत्पन्न करते हैं। जब भी लकड़ी वकड़ी जलाइएगा, कोयला वोला जलाइएगा, तो यदि कच्चा है कम जलेगा और क्या करेगा? कार्बन अधिक मात्रा में छोड़ेगा, जिससे क्या होता है? दमा, श्वसन जैसा रोग उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट है 2 नंबर। इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यदि कोई ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, अपूर्ण दहन है, लकड़ी कच्चा है, पानी लगा हुआ है और उसको जला रहे हैं, तो उससे क्या उत्पन्न होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होगा। क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होगा। यह अत्यंत ही विषैला गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? अत्यंत ही विषैला गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक हो सकता है।
क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड से कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड से कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। कई बार गांव में अंगीठी जला के सो जाते हैं लोग और उससे धुआं निकलने लगता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पूरा भर जाता है और पता चला कि रात में अंगीठी जला के सोया और सोया ही रह गया। ठीक है, वो मौत किसके कारण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर। 3 नंबर देखिएगा, अधिकांश ईंधन के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यदि ईंधन जल रहा है तो पर्यावरण में कौन सा गैस बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। वायु में CO2 गैस अधिक मात्रा में संभवतः विश्व उष्ण या ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। यदि वायुमंडल में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया, तो आपका ग्लोबल वार्मिंग का कारण यही होता है, विश्व ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या होता है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना ही ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे 4 में। कोयला और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि क्या होता है, बहुत ही हानिकारक होता है। इसे दम घोटू और संक्षारक गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दम घोटू, इससे दम भी घुटने लगता है। सल्फर डाइऑक्साइड से SO2 जिसको कहते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसे वर्षा क्या कहलाते हैं, अम्लीय वर्षा कहलाते हैं। तो अम्लीय वर्षा में क्या होता है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो वर्षा में जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं और क्या होते हैं, अम्लीय वर्षा के रूप में वर्षा कराती है, जो कि हमारे वैश्विक धरोहर के लिए हानिकारक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, क्या CNG एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। कैसे है CNG एक अधिक स्वच्छ ईंधन, इसको समझिएगा। कहता है मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर अब CNG का उपयोग होने लगा है। देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, डीजल पेट्रोल की खपत हो रही, कम उपयोग हो रहा है, लेकिन CNG का उपयोग बढ़ने लगा है मोटर वाहनों में। जैसे कि आप पटना आइएगा तो CNG गाड़ी बहुत आपको देखने को मिलेगा। CNG क्या होता है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, कम मात्रा में करती है, जो हमारे लिए क्या है, अच्छा है। हमारे वायुमंडल की क्या होगी, रक्षा होती है, कम उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे CNG गैस हमारे लिए अधिक स्वच्छ ईंधन है। CNG गैस क्या है, हमारे लिए क्या है, अधिक स्वच्छ ईंधन है। ये बात आप समझ गए। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर नंबर 6 था, कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, जो कि दहन और ज्वाला था, ये समाप्त हो गया। और यदि ये वीडियो आपको समझ में आया हो अच्छे से तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, और यदि इससे पहले चैप्टर नंबर 6 तक यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो को चेक करेंगे। वहाँ से आप प्लेलिस्ट खोल लेंगे, NCERT साइंस क्लास 8 लिखा होगा, वो आप खोलेंगे, आपको 5-6 चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। क्लास 10th का भी मिलेगा, NCERT का, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम कोई सा भी, या फिर आप साइंस से CTET का पेपर 2 दे रहे हैं, BPSC TRE का दे रहे हैं, उसके लिए भी, और भी BSSC का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए भी, और अन्य प्रतियोगी परीक्षा जिसमें आपका साइंस पूछा जाता है और NCERT बेस मान के पूछा जाता है, उसमें आपका उपयोगी साबित होगा। इसीलिए आप इस पूरे सीरीज को कंप्लीट देखिएगा, क्लास 8 का, क्लास 9 का, क्लास 10th का। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़ोरदार तरीके से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा बजा देंगे, और अपने जितने भी साथी हैं सभी साथी के साथ इस प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।